ये आपका जीओसी का एक सेशन है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगर आप पहले आप पढ़ लें उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज़ आपको समझने में तकलीफ होगी। ओके, लेट्स गो गाइस। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, चलो लेट्स गो। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Dumas method is used for the estimation of nitrogen. ये बात करेक्ट है क्योंकि Dumas method estimation of nitrogen के लिए यूज होता है। Dumas method involves the formation of ammonium sulfate by heating the organic compound with concentrated H2SO4. तो ड्यूमास मेथड में अमोनियम सल्फेट बनता है, हीट करते हैं अपन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 पे। ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि अपन हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड से। ये मैंने एनसीईआरटी का कट किया हुआ है, यहाँ पे देखना। देखना, देयर आर टू मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। पहला कौन सा? ड्यूमास। दूसरा कौन सा? जेल्डास। ठीक है। द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड। हम किससे हीट करते हैं? कॉपर ऑक्साइड से। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। N2 बनाता है, H2O बनाता है और CO2 बनाता है। हीट हम लोग किससे करते हैं बेटा? कॉपर ऑक्साइड से। तो ये बात तो गलत हो गई। तो आंसर शुड बी फोर्थ, राइट। चलो, विच वन इज द मोस्ट वन इज द ऑफ द कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे स्टेबल पूछा है बेटा। तो आपको ये दिख रहा होगा ये चीज बेटा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? इन सारे कार्बोकेटाइन्स में रेजोनेंस हो रहा है बेटा। कैटाइन यहां लगा सकते हो, कैटाइन यहां लगा सकते हो, कैटाइन आप बढ़िया सा यहां लगा सकते हो। OCO CH3 सबसे स्टेबल बता पूछा है ना, राइट। कैटाइन आप यहां लगा सकते हैं, राइट। देखना बेटा, अब इस केस में देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट। अब OCH3 क्या लगाएगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। यहाँ पे जो OCH3 है प्रॉपरली क्या करेगा? यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे देखना बेटा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे भी डोनेट कर सकता है, बट साथ ही साथ इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है और दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन का क्या है? लोन पेयर। फ्लोरीन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इसको भी क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। इसको भी क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। तो बेसिकली कैटायंस जो होते हैं, कैटायंस उनको इलेक्ट्रॉन डोनर्स चाहिए। कैटायन का मतलब खालीपन। जब उसको इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है। तो बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है ज़्यादा? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है, देना पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है। तो लोन पे डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखना बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना पूरा का पूरा लोन पेयर किधर दे रहा है? इधर। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर डोनेट के साथ साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस भी कर रहा है। मतलब यहाँ पे सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है बिजी है, डोनेट भी कर सकता है प्लस उसको एक्स्ट्रा कोई काम भी है। लेकिन पहले वाले केस में, इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही काम है। क्या काम है उसका? लोन पेयर डोनेट करना। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसको मिलेगा? सेकंड वाले केस में मिलेगा, ये वाले केस, सॉरी, ये वाले केस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में, कि ऑक्सीजन का पूरा लोन पेयर किस में जा रहा है? बैक बॉन्डिंग पे ही जा रहा है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी वहीं पे आएगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो, the compounds that can produced CO2 with aqueous NaHCO3 solution। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है। एसिडिक स्ट्रेंथ का होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से किस तरफ जाती है? वीक एसिड की तरफ जाती है। तो लेट्स से ये अपना है बेंजोइक एसिड बेटा, PHCO2H। और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 से, आप रिएक्शन करवाइए। ठीक है, कोई भी हो, ये रिएक्शन करवाइए। अब बताना बेटा, ये जो एसिड है, एसिड क्या करता है? बेंजोइक एसिड है। एसिड अपना क्या देता है बेटा? H+। एसिड अपना H+ देगा। ये यहाँ पे Na+ है, HCO3 माइनस है। अगर एसिड अपना H+ देगा तो क्या बनाएगा? PHC डबल बॉन्ड O, O- Na+।
यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, बनेगा बेटा H2CO3। ये जो H2CO3 है ये ब्रेक होता है H2O में और CO2 में। तो यहाँ पे बोला गया द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस NaOH CO3। ठीक है, तो क्या मुझे इस रिएक्शन को देखो ढंग से, यहाँ से H प्लस मिला, देखो NaHCO3 को H प्लस चाहिए, H प्लस मिलते ही वो क्या बनाएगा H2CO3, H2O और CO2। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन पे हमें जो काम करना है वो ये करना है बेटा, इसको देखो बेंजोइक एसिड और ये क्या है कार्बोनिक एसिड, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? अगर आपको पता होगा तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ में, ये बेटा ये स्ट्रॉन्ग होता है, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, H2CO3 इज वीक एसिड कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करनी चाहिए? यस, मतलब जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाना फेवरेबल होता है, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, ये रिएक्शन होगी। फिजिबल है या नहीं है? फिजिबल है। अब लेट्स से ऑप्शन नंबर 2 को देखो, फिनॉल को देखो, पीएच OH फिनॉल, अगर इसकी रिएक्शन आप NaHCO3 से करवाते हैं, क्या बनाएगा बेटा ये PHO माइनस Na प्लस प्लस H2CO3, यही बनेगा। अब देखना बेटा H2CO3 फिनॉल, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फिनॉल और H2CO3 में आपको पता है फिनॉल जो है, सॉरी H2CO3 जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फिनॉल जो है वो क्या है वीक एसिड है। फिनॉल क्या है वीक एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ में फिनॉल बेटा वीक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिएक्शन जो है हमेशा इस तरफ जाएगी क्या? नहीं, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी। ऐसा मतलब H2CO3 प्लस PHO माइनस Na प्लस, H2CO3 H प्लस देगा और ये बनाएगा NaHCO3 और फिनॉल ये बनाएगा। राइट से फिनॉल से तुम H2CO3 नहीं बना सकते, लेकिन H2CO3 से तुम फिनॉल बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक एसिड की तरफ जाती है रिएक्शन, तो क्या CO2 रिलीज होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली हमें H2CO3 से कंपेयर करना है। बेटा ये होता है पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक। और बात करेंगे H2CO3 में, तो H2CO3 और पिक्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? पिक्रिक एसिड। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए? यस, जो भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है तो वो बेटा रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा? फॉरवर्ड ले जाएगा। ये बेटा ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और H2CO3, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ये देखना ये दिया हुआ है फिनॉल है और नीचे पे क्या है OCH3, और साथ में क्या है तुम्हारे पास फिनॉल है OCH3 एंड H2CO3। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो मैं बता दूं बेटा H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल वाले, इस फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी H2CO3 ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। आंसर शुड बी A, C एंड D। आंसर शुड बी एन A, C एंड D। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर। स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? मतलब स्टीम बनना, भाप में कन्वर्ट होना, स्टीम में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये आपका हुआ बेटा फिनॉल, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हुआ O माइनस। आपको कुछ चीज़ दिखेगा बेटा, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे बढ़िया से क्या हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। सेम चीज यहाँ पे NH2 बेटा माइनस ये प्लस, ये क्या होगा N डबल बॉन्ड O पे माइनस। यहाँ भी बढ़िया सी क्या हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है ये भी? इंट्रा।
ये भी क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंट्रा है, एक ही मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब इसकी बात करते हैं, बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती तो इसमें कैसे करेंगे, देखो ना, ये एक मॉलिक्यूल लो OH का, NH2, दूसरा मॉलिक्यूल लेना बेटा NHH, सॉरी अच्छे से बना देता हूं मैं, नाइट्रोजन। आपको पता है यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, राइट, लोन पेयर भी होता है बढ़िया सा। H में क्या चार्ज है, फॉर्मल प्लस। ये बढ़िया सी, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा। तो लेट्स से देखना बेटा, इंट्रामोलिकुलर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है, राइट। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, क्यूल है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन जब आपस में जुड़ गए इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे सिंपल से बताओ, लेट्स से मैं आपको एक कहानी बताता हूं, मैं दो सिचुएशन देता हूं। एक सिचुएशन में कुछ ऐसा है और एक सिचुएशन में कुछ ऐसा है। मुझे बताओ सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, केस 1 केस 2, इंटर का केस कौन सा है और इंटर का केस कौन सा है। तो आप सीधा से बोलेंगे सर इंट्रा वाला केस ये है, इंटर वाला केस ये है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन। मॉलिक्यूल्स का सारे क्या होगा, एसोसिएशन, मॉलिक्यूल क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी इकट्ठा हो गए। अब इसको ब्रेक करने में ज्यादा मेहनत है या इसको ब्रेक करने में ज्यादा मेहनत है? ऑब्वियसली बेटा, अगर तुम हीट करोगे तो ये वाले कंपाउंड तो सीधे से वोलेटाइल है, हवा पे उड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये जुड़े हुए हैं तो हीट करने पे इनको जो है वोलेटाइल करना, इनको स्टीम में कन्वर्ट करने में मेहनत है। मतलब बेसिकली अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ये है इंटरमॉलिक्यूलर, सो इंट्रा इंट्रा, ये हवा पे उड़ जाएंगे, हवा पे उड़ जाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको ब्रेक करने में और स्टीम में कन्वर्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, इसको वेपराइज करना मेहनत है। इंट्रा मतलब ये मॉलिक्यूल अकेले हैं, निहत्ते हैं, इनको वेपराइज करना ईजी है। तो स्टीम वोलेटाइल जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए में होती है एंड बी में होती है। तो आंसर शुड बी दिस वन, ए एंड बी। तो आंसर शुड बी ए एंड बी। अब बेटा ये जो सी है और डी है, देखना दोनों सेम ही है, ओ एच एन एच टू, ओ एच एन एच टू, सी और डी तो दोनों सेम ही है। तो दोनों में ही क्या हो रहा होगा, इंटर, जिसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें बेटा वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होंगे, इंट्रा वाले स्टीम वोलेटाइल हो जाएंगे, इजिली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक इन नेचर। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर एरोमेटिसिटी आपने पढ़ रखी है तो अपन देखते हैं भाई कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, उसके बाद फिर कंपाउंड प्लेनर है या नहीं, उसके बाद कंपाउंड में रेजोनेंस है कि नहीं, प्रॉपरली रेजोनेंस, पूरा लूप टाइप का रेजोनेंस है कि नहीं, प्रॉपर हर जगह रेजोनेंस है या नहीं, और उसके बाद देखते हैं अपन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। ये चेक करते हैं चार चीज, राइट। तो इसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है। ये कंपाउंड प्लेनर है, ये भी दिख रहा होगा प्लेनर भी है, एक प्लेन में लाई करते हैं। कॉन्जुगेशन एनायन सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा एनायन, प्रॉपर रेजोनेंस है इस कंपाउंड में, प्रॉपरली क्या है, रेजोनेंस है। और अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने हैं, दो, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनायन, दो तो तुम्हारे पाई बॉन्ड हो गए, देखना 1 2 3 4, एनायन मतलब 5 6,
तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। कैसे निकाला बेटा? देखना, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूँ 0 से लेकर के 1 2 ऐसा करके जाता है। अगर n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। समझ में आया? ठीक है। इस क्वेश्चन में देखना बेटा, इस पार्ट में देखते हैं, इस पार्ट में देखना। यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, कैटायन सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा कैटायन। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और ये 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीज़ें मैच कर रही है। देखना, साइक्लिक होता है कंपाउंड, प्लेनर होता है कंपाउंड, कॉन्जुगेशन होता है कंपाउंड। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल्स पे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड्स क्या होना चाहिए बेटा तुम्हारा? एंटी एरोमेटिक। सेम चीज साइक्लिक है, लीनियर है, कॉन्जुगेशन है, और रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ये होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान देना बेटा, पार्ट नंबर 1 को। ये साइक्लिक है सर। ये प्लेनर है सर। सारे प्लेनर बेटा देखो, ठीक है, ध्यान देना बेटा। ये साइक्लिक कंपाउंड है, यस सर। प्लेनर कंपाउंड है, यस सर। इन सब में कॉन्जुगेशन है, यस सर। रेजोनेंस तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है बेटा, रेजोनेंस दिख रहा, कॉन्जुगेशन दिख रहा, राइट। उसके बाद रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो बेटा यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, और ये 2 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या आपको नेपथलीन टाइप का दिख रहा है? क्या आपको ये नेपथलीन टाइप का दिख रहा है? क्या ये नेपथलीन होता है? और नेपथलीन आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। ये बिल्कुल नेपथलीन टाइप का नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है बेटा, ठीक है, दिख रहा है। और अगर मैं इसमें यहाँ पे ऐसा जो कुछ लगा दूँ तो बेटा क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कंपाउंड भी क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखना, n की वैल्यू आप 2 डालो, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। होना तो ये एरोमेटिक चाहिए, लेकिन आंसर इसका 2 नहीं दिया था मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता। बट ये कंपाउंड का आंसर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब क्वेश्चन बनाने वाले ना ये कर रहे होंगे लोग, इसको कैटायन बनाना चाह रहे होंगे ऐसा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता। बट एनीवे, इस सवाल का आंसर 2 होगा बेटा। ये नेपथलीन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये भी एरोमेटिक होगा, और ये फर्स्ट वाला जो फोर्थ वाला केस है वो भी एरोमेटिक होगा। तो आंसर शुड बी 1 and 4 बोथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन सा नहीं है? तो बेटा बेसिकली यहाँ देखना, यहाँ पे देखना, सबसे पहली बात, ये कंपाउंड पहला वाला साइक्लिक है, जी सर साइक्लिक है। प्लेनर है, यस सर प्लेनर है। इसकी बात करो, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्रॉपरली रेजोनेंस है, यस, कॉन्जुगेशन भी है। रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंपाउंड क्या है तुम्हारा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 के मल्टीपल में क्या होता है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है, सेकंड वाले साइक्लिक है, यस सर। प्लेनर है, यस सर। रेजोनेंस है, यस सर। अंदर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये 2 4, और यहाँ पे लोन पे मतलब 6, एनायन मतलब 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंपाउंड क्या है तुम्हारा? एरोमेटिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 देखना बेटा, 4 देखना। 4 में देखना, ये रिंग दिख रहा होगा, बेंजीन रिंग प्रॉपर्ली। फिनॉल है ये, फिनॉल। 2 2 4 2 6, रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंपाउंड क्या होगा आपका? एरोमेटिक होगा। यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपने पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कितने कितने की रिंग है बेटा? 8 की रिंग है, ठीक है। अगर आप देखें इसको ढंग से देखना, अगर ये जो कंपाउंड होता है, ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका सही स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
टब शेप का, टब शिफ्ट क्यों होता है, कैसा होता है, ये एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा आपने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा से समझाता हूँ बेटा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 3 4 7 और ये क्या होगा 8, ये आएगा आपका 1 2 ऊपर की तरफ है बेटा, 6 5 ये ऊपर की तरफ है, ये 3 4 8 7 ये सब नीचे की तरफ है ऑन प्लेन, 1 2 बेटा ऊपर की तरफ है, 6 5 ऊपर की तरफ, ऐसा है 1 2 6 5 और नीचे में 3 4 8 7, ये कुछ ऐसा दिखता है, टब शेप की तरह दिखता है। तो मुझे बताना क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, नहीं, एक प्लेन में ये लाई कर रहे हैं, 1 1 2 3 8 6 5 7 4 ये एक प्लेन में है, लेकिन नीचे वाला क्या है 3 4 8 7 नीचे वाला दूसरे प्लेन में, तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड यहाँ पे ना ही, यहाँ पे कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, सॉरी कंपाउंड साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर साइक्लिक नहीं है, प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, बढ़िया सा बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो जो बेसिकली आपको ये थर्ड वाला पार्ट दिख रहा है वो टब शेप का है। टब शेप में प्लेनर, प्लेनर होता है क्या, टब शेप नहीं होता, प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर नहीं होता, इसका मतलब कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, वो नॉन एरोमेटिक है, और आंसर होना चाहिए फर्स्ट, वो कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ये जो था ना वो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कैटायन को, ए छोड़ो यार छोड़ो, इसका आंसर 1 एंड 3 होगा, दोनों होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक एंड ये वाला नॉन एरोमेटिक। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये बोलना चाह रहा था इस क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेके आया कि अगर आपके साथ एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ आए तो आपको डरना नहीं है अपने कंसेप्ट को लेकर के। वो एनायन दिखाया हुआ है, वो कैटायन बनाना चाह रहे होंगे, तो 2 2 4 जो 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक। वो यहाँ पे एनायन की जगह कैटायन लगाना चाह रहे होंगे, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो आंसर 1 और थर्ड दोनों होता। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने पढ़ रखा होगा बट टब शेप का क्यों होता है कंपाउंड, राइट। नहीं पढ़ रखा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज बताना अगर थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आपने ये पढ़ नहीं रखा, ये टब शेप क्यों बनता है, मैं बोल रहा हूँ टब शेप बनता है ये पता है, अगर टब शेप क्यों बनता है ये नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इन एन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन बाय केरियस मेथड, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने का, मतलब ठीक है, ब्रोमीन का एस्टिमेशन किससे होता है, केरियस मेथड से होता है। ठीक है, हाँ, 1.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेव 1.88 ग्राम ऑफ AgBr। 1.6 ग्राम किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये क्या देता है बेटा, 1.88 ग्राम AgBr देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज ऑफ मास किसका निकालना है तुम्हें, ब्रोमीन का, ये निकालना है इन कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है, 1.88 ग्राम ऑफ AgBr में 1.8, तो मैं मोल्स ऑफ AgBr निकाल लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो ये मास अपॉन मोलर, मोलर मास कितना होता है, 108/80। ठीक है बेटा, 1.88 डिवाइड बाई ये भी कितना आ जाएगा, 188, ये कितना आ जाएगा भाई सॉल्व करके, 10⁻⁻2 मोल्स। ये कितने आए तुम्हारे AgBr के मोल्स आ गए। तो लेट्स से अगर 1 मोल AgBr, अगर 1 मोल AgBr है तो उसमें कितने मोल्स Ag होते हैं, 1 मोल AgBr कंटेन्स व्हाट, 1 मोल Br। क्या आपको ठीक समझ में आ रहा है, 1 मोल AgBr मतलब कितना बेटा है, 1 मोल Br, तो 10⁻⁻2 मोल AgBr, इसका मतलब क्या होगा, कितना कंटेन करेगा, 10⁻⁻2 मोल Br। तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, Br के मोल्स आ गए, कितने मोल्स है, 10⁻⁻2 मोल्स ऑफ Br। तो मास ऑफ Br, मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ ब्रोमीन कैसे निकाल सकता है बेटा, एक 10⁻⁻2 मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट
ये मास आ जाएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1.6 इंटू 100, राइट। ऐसे कर लोगे तो बेसिकली आपने क्या निकाला, सबसे पहले तो मास दिया हुआ था AgBr का, तो तुमने उसे मोल्स निकाल लिया। मोल्स ऑफ AgBr कितने आए बेटा 10⁻²। अगर 10⁻² मोल्स आए तो उतने ही कितने हो 10⁻²। एक मोल AgBr में एक मोल Br होता है, तो 10⁻² मोल AgBr में 10⁻² मोल Br होगा। तो Br के तुम्हारे पास मोल आ गए, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये क्या आ जाएगा मास परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 10⁻², 10⁻², ये कट जाएगा 16, ये एक, तो ये आज आंसर आता है बेटा 50%। 50 सॉल्व कर लेना, मैं अगर इसमें कटाफिट करूंगा तो कचरा लगेगा, बट फिर भी कर लो 10⁻², 10⁻², ये काट देना, ये आएगा ये, ठीक है। 800 डिवाइड बाई 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 0 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसा, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो 50% आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 50%। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पीकेबी, तो केबी का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ, केबी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस, बेस का मतलब होता है लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर डोनर टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी, ठीक है। कि भाई कौन लोन पेयर ज़्यादा जल्दी डोनेट करेगा। तो भाई लोन पेयर वो जल्दी डोनेट करेगा, जो लोन पेयर जल्दी डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं बेस। जो अच्छा लोन पेयर डोनर है उसको क्या बोलते हैं बेस। अच्छा कोई लोन पेयर क्यों डोनेट करेगा, जब उसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, तो आप किस टाइम पे ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे, जब ऑब्वियसली आपके पास 10,000 रुपये होंगे। तो वही बोल रहा हूँ, अगर कंपाउंड के पास ज़्यादा लोन पेयर है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो बेटर डोनर होगा, बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, राइट। इस क्वेश्चन में देखना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है NCH3 CH3 OCH3, ठीक। मैं सब चीज़ बना देता हूँ मैं, यहाँ पे NCH3 CH3, यहाँ पे दिया बेटा NHCH3, और यहाँ पे दिया है बेटा NHCH3, मेटा पे है OH, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बनाया है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ यार, थोड़ा कचरा टाइप से दिख रहा है। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान देना, ये कंपाउंड मेरा कुछ ऐसा है। अब मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अच्छा बेस कौन सा होगा। सबसे अच्छा बेस बेटा ये देखना, ये CH3 है, ये CH3 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये CH3 डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, प्लस आई, ठीक है। ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। प्लस आई प्लस आई, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहा है। यहाँ पे बेटा एक CH3 है तो एक प्लस आई, बाकी तो ये H है, ये क्या है एक प्लस आई, तो ये भी क्या होगा लोन पे सॉरी CH3 एक ही है। मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी A और B की होगी, A और B की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C और D से तो ज़्यादा होगी। रीज़न बिंग A एंड B दोनों 3 डिग्री अमाइड है, सॉरी 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। यहाँ पे CH3 दो ठोक लगा हुआ है, CH3 दो ठोक लगा हुआ है, दोनों में दो CH3 लगा हुआ है, दोनों CH3 क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। C और D में सिर्फ एक CH3 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी, तो ए और बी ज़्यादा होंगे पावरफुल, ठीक है बेटा। ए में देखना बेटा, इस ऑप्शन के पास यहाँ पे साफ सुथरा यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा होगा, दिख रहा है लोन पेयर, तो क्या ऑप्शन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ऑप्शन अगर लोन पेयर डोनेट करता है बेटा पैरा पे, पैरा पे क्या लगता है प्लस एम या फिर प्लस
आर। तो बेसिकली प्लस एम या प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ए में काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए में काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या बेटर डोनेट कर पाएगा, बेटर डोनेट कर पाएगा तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी उसका ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा ए का, देन होगा बेटा बी का। क्यों? दो ठोक सी एच थ्री है। सी एंड डी में देखते हैं। सॉरी, सी मैंने यहाँ पे साइनाइड है, सी एन है यहाँ पे, सी एन है यहाँ पे, ठीक है, सी एन ओ एच, सी एन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ओ एच है। बेटा सी एन एन ओ एच को थोड़ा ध्यान से देखो। सी एन एन ओ एच बेटा यहाँ पे मेटा पे लगे हुए हैं, और मेटा पे पता है बेटा मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है। मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दोगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके जेब में 100 रुपए थे, आप उसको डोनेट करने वाले हो, लेकिन किसी ने 50 रुपए आपसे मांग लिए, तो क्या आप ज़्यादा डोनेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ है, अगर माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, ओ एच से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है माइनस आई से। तो बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? तो आप ये पढ़ चुके होगा बेटा, एक ऑर्डर पढ़ा होगा माइनस आई का। मैं मान के चलता हूँ आपने माइनस आई का एक ऑर्डर पढ़ा होगा, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 साइनाइड, ये पढ़ रखा। उसके बाद फिर बहुत लेट पे अपने पास क्या आता है, OH, OH लास्ट लास्ट में आता है। तो बेसिकली आप क्या समझ पा रहे हैं बेटा कि जो साइनाइड का जो है, CN का जो माइनस आई है वो स्ट्रांग होगा OH से। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा ताकत से कौन करेगा, CN। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया तो बेटा जैसे कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, CN ने आपसे 80 रुपए मांगे हैं और OH ने आपसे सिर्फ 20 रुपए मांगे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट कौन मांग रहा है, साइनाइड। तो आप डोनेट कर पाओगे सामने वाले को? नहीं। तो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी सी वाले में, और सी वाले के कंपेरेटिवली डी वाला बेटर होगा। तो ये हुआ बेटा केबी। केबी का जो ऑर्डर होता है पीकेबी उसका जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी आंसर विल बी सी डी ए बी। कहाँ पे दिख रहा है यार, सी डी ए बी, ओके ये वाला दिख रहा है ना, सी डी बी, बी एन ए, सी डी बी ए बी एन, ऑप्शन नंबर थर्ड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर जिसकी पीएच सबसे कम होती है, पीएच जिसकी सबसे कम होती है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वही चीज़ है जिसकी पीकेबी सबसे कम होगी, जैसे यहाँ पे ए पीकेबी, यहाँ पे जिसकी पीकेबी सबसे कम है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। वही है, जिसकी पीएच कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसकी पीकेबी कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ की ज़्यादा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। थोड़ा ये मिट जा मेरे भाई, मिट जा। हाँ, थोड़ी तकलीफ है ज़िंदगी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, ये देखना। ये आपका बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी लोन पेयर। ये आपका बढ़िया सा ये कंपाउंड NH इधर लोन पेयर, ठीक है बेटा। ये आपका इधर लोन पेयर, और बेटा यहाँ पे ऐसा 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 नाइट्रोजन, इधर 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 लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? भाई यहाँ पे एक सिंपल सा सीधा साथ बात बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा, ठीक है। ये रिंग वाले रेजोनेंस कर रहे हैं ना, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस थोड़ी ना करता। ये केस को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। होपफुली आपने पढ़ रखा होगा यार, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, राइट, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है बेटा प्रॉपरली, इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, लोकलाइज्ड। बेटा ये लोन पे तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, लोकलाइज्ड। ये भी क्या होगा, लोकलाइज्ड। जबकि
और ये लोन पेयर जो होगा, ये वाला, ये बराबर रेजोनेंस कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन बेसिक स्ट्रेंथ में बात करेंगे, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये समझ में आ गया तुम लोग को? अब देखना ढंग से, क्या आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा रेजोनेंस जब करेगा मेरे भाइयों, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा एनायन चार्ज। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो ये इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या बेटा, 2n है, दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस करवाया, यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेटा वो बेटर डोनर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बेटर डोनर होगा, तो डी विल बी द बेटर डोनर, डी। अब इसमें बात करते हैं, लोकलाइज बेटर होते हैं या डी लोकलाइज बेटर होते हैं? तो बेटा जो लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस में है, जैसे ये डी लोकलाइज, जो ऑलरेडी रेजोनेंस में है, वो कहाँ से किसी और को लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? वो पहले ही बिजी है। मैं तो बोलूंगा भाई तू पहले ही बिजी है, मेरे को क्या घंटा टाइम देगा? तो बेटा बी वाला क्या होगा, सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, गोल गोल रानी खेल रहा है, पहले से रेजोनेंस में, वो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अब एनीवे, ए और सी में देखो, ए और सी दोनों ही क्या है, लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे स्थिर है। लेकिन बेटा इसमें फर्क है हाइब्रिडेशन का। ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp2, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp3। ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है sp2 sp3, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा sp2 की ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा है, अगर कोई कंपाउंड जैसे ए है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो बेटर डोनेट कौन करेगा? ए और सी में बेटर डोनर कौन होगा? सी देन ए। क्या आपको समझ में आया बेटा? डी सी ए बी, डी वाला ज़्यादा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, दूसरा नाइट्रोजन भी हेल्प कर रहा था। सी वाला ज़्यादा बिकॉज बेटा वो लोकलाइज्ड है प्लस sp3 है। ए वाला बेटा लोकलाइज्ड है प्लस sp2 है। बी वाला लास्ट आया, क्यों? क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। तो आंसर क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिडिटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी। आंसर शुड बी दिस वन, बी ए सी डी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस ये दिमाग लगाओ, सी पे माइनस, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन। बेटा अगर कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H प्लस गया, H प्लस गया तो माइनस चार्ज ही आएगा। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एसिड जो होता है क्या करता है, एसिड का सिर्फ एक ही काम है, H प्लस देना। अगर H प्लस देगा, H प्लस देगा बेटा तो बनेगा क्या? एनायन। सब जगह से तुम क्या करो, H प्लस रिमूव कर दो, H प्लस रिमूव कर दो। ठीक है। अब मान के चलो अगर आप हो, है ना, अगर आपसे कोई दोस्त तुम्हारा बोले भाई 100 रुपये दे दे, और तुमने दे दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जेब में 1,000 रुपये थे, 1,000 रुपये थे और तुम्हारे दोस्त ने तो सिर्फ तुमसे कितने रुपए मांगे? 100 रुपये मांगे, तुम दे दोगे, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्यों? भाई 1,000 रुपये हैं, तुमने 100 ही रुपये मांगे, ले जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब बेसिकली अगर तुमने अपने दोस्त को 100 रुपये दिया और उसके बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम खुश हो, तुम स्टेबल हो, तो तुम दे दोगे, दे दोगे। लेट्स से तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं और तुम्हारे दोस्त ने 100 रुपये मांग लिए, तो क्या तुम दे पाओगे? बोलोगे नहीं भाई, अगर मैंने तुम्हें दे दिया, मेरे पास खुद ही 100 रुपये है, और अगर मैं 100 रुपये दे दूँ तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो क्या मैं देना पसंद करूंगा? नहीं देना पसंद करूंगा। तो बेसिकली अगर 100 रुपये देने के बाद अगर मैं स्टेबल हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दे दूंगा। अगर 100 रुपये देने के बाद मैं अनस्टेबल हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो क्या मैं दूंगा? नहीं दूंगा। बात सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब भी ये होता है, जब आप H प्लस देते हो,
H प्लस देने के बाद क्या बना तुम्हारा? एनायन। H प्लस देने के बाद अगर तुम स्टेबल हो तो तुम H प्लस तुरंत दे दोगे, ले जाओ। लेकिन अगर H प्लस देने के बाद तुम अनस्टेबल हो तो तुम देना पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है बेटा ये है sp। ठीक है, ये जो माइनस चार्ज है आपको पता है बेटा ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है एंड यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों साइनाइड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे जो है माइनस चार्ज वो किसके साथ रेजोनेंस कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना मेरे बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ये रेजोनेंस बेटा इस ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। वाह वाह वाह, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी कर रहा है। वाह, और ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस मतलब बेटा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो उसको स्टेबल ही करेगा। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस किया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस किया, तीसरे ऑक्सीजन के साथ भी क्या किया? ये रेजोनेंस ही किया। तो बेसिकली सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल कहाँ होगा? तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, सेकंड में सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल है। रीजन बीइंग, इस तरफ भी ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस, इस तरफ भी ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस, नीचे भी ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस, मतलब इतना ज्यादा रेजोनेंस है, काफी कंपाउंड स्टेबल है। मतलब बेसिकली अगर ये H गया तब भी कंपाउंड में एनायन बनेगा, एनायन बनेगा तो काफी कंपाउंड काफी स्टेबल है। अगर कंपाउंड काफी स्टेबल है तो H प्लस देने में कोई दिक्कत नहीं, H प्लस ले जाओ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसी की होगी, और सबसे ज्यादा एसिडिक एच भी कौन सा होगा? ये होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। C ट्रिपल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड O O H, ये क्या है बेटा? नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है, इस तरफ लगा है मेटा पे, राइट, OH, और यहाँ पे लगा है जस्ट अपोजिट पैरा पे OH। वेरी गुड बेटा, चलो ध्यान देना बेटा। सबसे पहली बात, अब एसिडिटी पूछा है, एसिडिटी में वापस से समझाया बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे काम तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा काम होता है बेटा H प्लस रिमूव करना। तो यहाँ पे H प्लस रिमूव करो, माइनस ले आओ, यहाँ पे H प्लस रिमूव करो, यहाँ पे क्या ले आओ? माइनस, यहाँ से H प्लस रिमूव करो। ठीक है बेटा, H प्लस रिमूव किया, यहाँ से H प्लस रिमूव करो बेटा, यहाँ पे ले आओ तुम माइनस। एसिडिक स्ट्रेंथ है तो काम क्या होता है बेटा? H प्लस ही देना होता है। यहाँ से H प्लस रिमूव करो और यहाँ पे लाओ तुम क्या? माइनस। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो आपको पता है मेरे भाई, आपको पता है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन बीइंग ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ देखना, ये जो O माइनस है मेरे भाई, ये O माइनस है, क्या ये प्रॉपर रेजोनेंस कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ? तो बेटा ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस बनना, क्या आपको ये पता है इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने ये पढ़ रखा होगा रेजोनेंस में, अगर पढ़ रखा है तो बताना बेटा, नहीं पढ़ रखा तो भी बताना बेटा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एनायन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। स्टेबल होगा तो H प्लस ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा। लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, ये ए। रीजन बीइंग इस कार्बन पे माइनस है, राइट, sp कार्बन है लेकिन माइनस तो उस पे है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, बी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बी का है, लीस्ट स्टेबल क्या है? ए है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये जो O माइनस है, ये जो O माइनस है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में NO2 कहाँ पे लगा हुआ है? मेटा पे, मेटा पे, बिकॉज ग्रीन वाले के ये क्या होगा? पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, उसके बगल वाला पोजीशन क्या? मेटा पोजीशन। तो अगर आप बोलो O माइनस, देखना बेटा इसके रेस्पेक्ट में बोलो, इस O माइनस के रेस्पेक्ट में NO2 कहाँ लगा हुआ है? मेटा। और मेटा पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लगता है, कौन सा? इंडक्टिव। सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा लगेगा? माइनस आई। अगर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, ओ ओ माइनस के रेस्पेक्ट में NO2 क्या लगा हुआ है? मेटा पे। तो मेटा पे क्या इफेक्ट लगता है? माइनस आई। तो ये क्या लगा रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इस O माइनस में इम्पैक्ट NO2 मेटा पे है, तो इस O माइनस वाले में माइनस आई लग रहा है, ओनली माइनस आई। ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा, ये वाला ध्यान देना बेटा, ये O माइनस है, इसके रेस्पेक्ट में ये NO2 कहाँ पे लगा हुआ है? ये पोजीशन क्या होता है बेटा? ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होता है बेटा? मेटा। और ये पोजीशन क्या होता है बेटा? पैरा। तो O माइनस के रिस्पेक्ट में ये NO2 कहाँ लगा हुआ है? पैरा पे। और पैरा पे आपको पता है मेरे भाई, NO2 का माइनस M भी लगता है और माइनस I भी लगता है, दोनों इफेक्ट लगेगा। तो आपको पता है कि माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस एम जो होगा NO2 का, वो इस O माइनस को ज़्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू ओनली माइनस आई के। तो उस हिसाब से जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरा पैरानाइट्रो नाइट्रो जो है पैरा पोजीशन पे है, वो ज़्यादा स्टेबल करेगा। क्यों? बिकॉज उसमें क्या लग रहा है? माइनस एम लग रहा है, और माइनस एम जो होता है पावरफुल इफेक्ट होता है। तो बेसिकली सी विल बी मोर स्टेबल देन डी। ये होगा BCDA। यही होता है स्टेबिलिटी। जो स्टेबल होगा H प्लस छोड़ देगा बेटा, तो यही होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? B, देन C, फिर D, देन A। आंसर शुड बी 2, BCDA। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है बेटा, चलो अगर मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, इसको इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा है, देखो ऐसा। आपको पता है बेटा ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है ना? लेकिन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हो रहा है इसमें, जो कि क्या है? एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखना, अगर मैं पूछूं आपको भाई ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो आप क्या बोलोगे? सर इस बॉन्ड को अपन ऐसे तोड़ेंगे एरोमेटिसिटी निकालने के लिए, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। हम लोग इसके हाइब्रिड पे कमेंट करते हैं, ऐसा 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 ओपे माइनस, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा मेरे भाई? प्लस। ये आएगा बेटा। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो है sp3 कार्बन। sp3 कार्बन है बेटा, ठीक है? sp3 कार्बन है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी क्या है? sp2 है। लेकिन ये sp3 कार्बन आ गया। sp3 कार्बन का आने का मतलब है कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। sp2 मतलब प्लेनर होता है, ये कंपाउंड क्या है आपका? नॉन प्लेनर है। अगर नॉन प्लेनर आ गया मेरे भाई, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक। तो बेसिकली यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, सिग्मा सिग्मा कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन भी नहीं है प्रॉपरली, कॉन्जुगेशन भी नहीं है प्रॉपरली, तो ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन क्या हो? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। ये देखना बेटा, ये क्या है? ये लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा बेटा, एक लोन पेयर रेजोनेंस करता है, एक लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता, पढ़ रखा होगा। कंपाउंड में कितना है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस है, कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। तो बेटा एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, मुझे बताओ सबसे कम स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन कौन सा होता है? नॉन एरोमेटिक। तो भाई ये ए सी, ये तीनों कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है, और ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे कम स्टेबल तो ये होगा, राइट? चलो आगे बात करते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड X produces upper swings with concentrated H2SO4। ओके, ये मेहनत वाला सवाल है बेटा, ठीक है? तो बेसिकली क्या बोला है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X प्रोड्यूसेस अफर स्वेंस। आपको पता है इसका मतलब अभी पढ़ रखा था, कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनना चाहिए? अफर स्वेंस, CO2 रिलीज करना चाहिए, ठीक है?
X reacts with the acidified aqueous CaCl2, CaCl2 से रिएक्शन करेगा to give a white PPT देना चाहिए, which decolorizes एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा डीक्लोराइजेशन। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन तो अपन उसी से कर पाएंगे, ऑप्शन से कर पाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर होता है ना वो ऑक्सिलेट होता है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सिलेट है बेटा, आंसर ऑक्सिलेट होता है। कैसे होता है प्लीज ध्यान देना। ये जो Na2C2O4 होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, अगर ये X है, प्रोड्यूसेस अफर्समेंस विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर तुम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 सिलेक्शन कराते हो, क्या बनेगा बेटा? ये बनाता है बेटा H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4, राइट, यही बनेगा। ध्यान देना H2C2O4 ये ब्रेक होता है बेटा H2O में, CO में और CO2 में। ध्यान देना H2O, CO, CO2, H2C2O4। तो ये CO2 जो है रिलीज तो कर रहे हैं, तो अफर्समेंस तो ये दे देगा। ठीक है, CO2 निकालना, बाहर निकलना, अफर्समेंस। ठीक है, X रिएक्ट विद एसिडिफाइड एक्वस CaCl2 रिएक्शन। अगर ये CaCl2 से रिएक्शन करता है, CaCl2 से, तो ये बनाता है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये जो होता है ना बेटा, ये वाइट पीपीटी होता है। आप प्लीज इसको याद रखिए, ये जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये वाइट पीपीटी होता है बेटा। अब ऑक्सलेट में मैं अगर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो आप बता पाएंगे, कैल्शियम जो होता है बेटा +2 प्लस कार्बन जो होगा वो X×2, ऑक्सीजन जो होगा -2×4 कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन कितना होता है? -2×4 कितना होता है? -8, -8 इक्वल्स टू 0। कैल्शियम +2, कार्बन X, ये -2। यहाँ से सॉल्व करोगे X की वैल्यू आती है बेटा +3, सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे X की वैल्यू आती है, कार्बन का जो होता है वो होता है +3, ऑक्सीडेट पे कार्बन जो होता है +3 होता है। ठीक है, +3 होता है। अगर अपन KMnO4 सिलेक्शन कराते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई KMnO4 से सब, जब भी KMnO4 के बारे में सोचते हैं अपन, तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में हिट करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा Mn+7 एसिडिक मीडियम पे। क्या ऑक्सीडेट ऑक्सीडाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कार्बन किस में है? +3 में। +3 से किस में जाएगा? +2 में जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन को बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन तो हो रही है। तो ये जो है X रिएक्ट विद एसिडिफाइड एक्वस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव वाइट पीपीटी व्हिच डीकलराइजेस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन करता है या नहीं करता? करता है। तो ये आंसर हो जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, मेहनत का काम है, लेकिन याद रखना कैल्शियम का ऑक्सलेट वाइट पीपीटी होता है। सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ रखा होगा अगर पढ़ा है तो। ठीक है, इस वजह से मैंने डाला कि मोस्ट ऑफ द बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। ठीक है, आपको पता है बेटा इनॉल कंटेंट पढ़ रखा है। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में स्टेबल जो होता है वो कीटो फॉर्म होता है, राइट। अगर कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो अगर बात करूं इनॉल फॉर्म जो होता है, इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है कुछ कंडीशंस पे। जब क्या होता है, पहली बात, इनॉल जो होता है क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है, राइट। इनॉल एरोमेटिक हो जाता है ना। या फिर 1,3 डाई कार्बोनिल होता है, राइट। ये पढ़ रखा होगा बेटा, राइट। होपफुली ये पढ़ रखा होगा। अगर ये नहीं पढ़ रखा तो बेटा मेरे लिए समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं पढ़ रखा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये नहीं पढ़ा, तो मैं शायद पढ़ा दूं उसको। ठीक है, चलो ये इस कंपाउंड को देखना बेटा, CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, ये कंपाउंड नंबर A। कंपाउंड नंबर B बताओ, CH3 CO CH3, कंपाउंड नंबर B। कंपाउंड नंबर C कितना होगा बेटा?
CH3, CO, CH2, CO, CH3। यस, दिस विल बी द आंसर। आपने पढ़ रखा होगा इनॉल कंटेंट। इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा है बेटा, 1 2 3 डाई कार्बोनिल दिख गया आपको, 1 2 3 डाई कार्बोनिल। एल्डिहाइड या कीटोन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड O, CH2। अगर आप इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो मेरे भाई आप इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे? आप इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं बाय ये पाई बॉन्ड इधर, ये बेटा OH, यही होता है इसका इनॉल फॉर्म। और मेरे भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे H में पार्शियल प्लस चार्ज होगा, और यहाँ से बढ़िया सी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनॉल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो आंसर शुड बी थर्ड। होपफुली आपको समझ में आता होगा, ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। केबी आ गया मेरे भाई, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है यार, बार बार कर चुके हैं, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। बट इस सब में कहानी, सब ऑप्शन सारे सेम है। द ऑप्शन में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ये फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। मैंने बताया था हेलोजेंस जो होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है रिंग में, ठीक है। हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है रिंग में, माइनस आई। ये बेटा आपका OCH3 है। क्या लगाएगा बेटा ये, प्लस M या प्लस R, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। NO2 ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये क्या लगाएगा बेटा, माइनस M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। CH3 ग्रुप, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, प्लस H, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ रही है, कौन डोनेट कर रहा है, बी वाला, बी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी डोनेट कर रहा है, क्यों, लोन पेयर ही डोनेट कर रहे हैं। देन डोनेट कर रहा है डी, बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, बी के बाद डी। ये बेटा ए और सी, NO2 माइनस एम से खींच रहा है, ए माइनस आई से खींच रहा है। तो बेसिकली ए जो होगा वो बेटा बेटर डोनेट कर पाएगा, बिकॉज वो से माइनस आई से खींच रहा है फ्लोरीन। और सी जो होगा वो पूरा माइनस एम से खींच रहा है बेटा, तो वो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें माइनस एम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, किसमें, मेसोमेरिक में। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो होते हैं बेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इंडक्टिव के कंपैरेटिवली। जो केबी होता है जस्ट उसका रिवर्स क्या होता है, पीकेबी। जिसका पीकेबी कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। CADB, CADB कहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा CADB। क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। चलो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से यही समझो बेटा, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे ना उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, राइट। कैटायन और एनायन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। अरे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है यार, इजी है। ये देखो, फॉर्मिक एसिड HCOH, इसको पानी में मिलाया, CH3COH, इसको पानी में मिलाया, PHCOH, इसको पानी में मिलाया। अब ये बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आपको पता है आयंस जितने होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी। आयंस अपने को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, राइट। अच्छा, मतलब बेटा बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ही पूछा है, ध्यान देना। ऐसा ब्रेक होगा, ये वाला बेटा ऐसा ब्रेक होगा, और ये वाला बेटा ऐसा ब्रेक होगा आयंस के फॉर्म पे। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो अच्छा एसिड होगा वो सबसे अच्छा ब्रेक होगा, राइट। और जो सबसे अच्छा ब्रेक होगा तो कैटायंस और एनायन के फॉर्म पे ब्रेक होगा। जो जितना ज्यादा ब्रेक होगा वो ही उतनी ज्यादा क्या आएगी, कंडक्टिविटी आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना बेटा, डिफरेंस यहाँ पे H का है, यहाँ पे डिफरेंस CH3 का है, और यहाँ पे डिफरेंस किसका है बेटा, फिनाइल का है। तो आपको पता है मेरे भाई ये क्या है, एनायन। एनायन, एनायन बेटा, एनायन, एनायन को अगर स्टेबल रखना है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, अपने को विड्रॉ करना पड़ता है। एनायन से इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करोगे तो एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे तो H का कोई इंफैक्ट नहीं लग रहा,
ये CH3 बेटा, CH3 क्या करता है, प्लस आई, एक तो एनायन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, अगर एनायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो एनायन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एनायन से जितना इलेक्ट्रॉन ले जाओ उतना ही एनायन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एनायन को तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे कम स्टेबल बी हुआ। बेटा ये फिनाइल है, फिनाइल, क्या आपको पता है फिनाइल माइनस आई लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, फिनाइल जो है क्या इसके साथ एनायन को बढ़िया रेजो स्टेबल कर सकता है, नहीं कर सकता। बेटा रेजोनेंस स्टेबल कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। तो ये माइनस एम भी लगा सकता है, ये माइनस आर भी लगा सकता है, ये दोनों काम कर सकता है, कर सकता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी, बेंजोइक एसिड, देन स्टेबल ए, देन स्टेबल लीस्ट स्टेबल बी। बी लीस्ट स्टेबल क्यों है, बिकॉज एनायन पे क्या लग रहा है, प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सी ए बी, ये स्टेबिलिटी होगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तब भी क्या होगा बेटा, बी ए सी। सबसे ज्यादा ब्रेक कौन होगा, ब्रेक डाउन कौन सा होगा, आयनिक फॉर्म पे सी होगा। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी भी किसकी होगी, उसी की होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सी देन बी, नहीं सी देन ए देन बी, सी देन ए देन बी, सी देन ए देन बी। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 52। हाँ, मैचिंग करना है। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा, कार्बोकैटायन मतलब एक खाली जगह है, दो, दो चार, दो छः, छः इलेक्ट्रॉन्स है और दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे कि आपका हो गया OH माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि अपने क्या हो गया, कैटायंस, कैटायंस मतलब CH2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे आंसर दिया हुआ है क्या, इसको कट कर देता हूँ। चलो, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सप्लाई तो न्यूक्लियोफाइल करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। स्पीसीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करते हैं। sp2 hybridized carbon with empty p orbital, sp2 hybridized with empty p orbital। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, 3 सिग्मा sp2। तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 hybridized with empty p orbital a, ठीक है। sp2 sp3 hybridized carbon atom with one unpaired electron, one unpaired electron का मतलब क्या होगा बेटा, ये फ्री रेडिकल, तो b। sp2 sp3 hybridized पता है क्या होता है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना बेटा, है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ रखा होगा, उसमें पता होगा तुम्हें। एनीवे, तो आंसर शुड बी, फर्स्ट का आंसर क्या है, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड। बी का क्या होगा भाई, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। सी का क्या होगा 1 एंड डी का क्या होगा 2। आंसर शुड बी दिस वन। होपफुली आप यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है और ये बहुत लेंदी हो सकता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है बेटा, ना। तो इसको मैंने सॉल्व किया एक तरीके से, समझाता हूँ मैं तुम्हें, देखना एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। इन केरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.172 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मास दिया बेटा 0.172 ग्राम, ठीक है। शो प्रेजेंस ऑफ 0 पॉइंट, ब्रोमीन दिया है उसमें प्रेजेंस की, ब्रोमीन प्रेजेंट कितना है 0.08 ग्राम, इसमें क्या है, ब्रोमीन है। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब पूछा है कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इतना मास क्या है, ब्रोमीन का है, ठीक है। ओके बेटा, तो एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछे, जैसे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो एक काम करते हैं, अपन इसको सॉल्व करने के लिए ना, अपन इसको सॉल्व एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मान के चलो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो बेटा अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मान के चलो इसके एक मोल में कितने Br होते हैं,
एक मोल इसका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें एक मोल क्या होगा इसका, बी आर होगा। राइट 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 राइट। अगर अगर इस एक मोल अगर बी आर है तो इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे में क्या मिलना चाहिए, मास ऑफ बी आर, ये मिलना चाहिए। वापस से बोल रहा हूँ, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका एक मोल बी आर के कितने मोल देगा बेटा, एक मोल देगा बेटा, एक ही बी आर तो एक ही मोल देगा। तो अगर इसका अगर एक मोल बी आर है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मास ऑफ बी आर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और मास ऑफ बी आर कितना दिया हुआ है, 0.08 ग्राम। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मैच कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एक मोल, सॉरी इसका एक मोल ऑफ बी आर देता है, लेट्स से मेरा मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ इसका एक्स मोल है, एक्स मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बेटा एक्स मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देगा, एक्स मोल क्या देगा, बी आर देगा। इसके एक मोल, इसका एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मोल बी आर देता है, इसका एक एक्स मोल क्या देगा, एक्स मोल ऑफ बी आर देगा। अगर उसको मैं 80 से मल्टीप्लाई करूं तो ब्रोमीन के क्या आएंगे, मास, जो कि कितना होना चाहिए, 0.08, इतना ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये आंसर है, अगर ऐसा नहीं होता तो आंसर नहीं है। क्या आपको समझ में आया बेटा, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब बात करेंगे सर ये एक्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे निकालेंगे। अरे बिल्कुल सही है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो आपको दिया ही हुआ है ना, आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इसका आपको, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, इसके आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हो, तो उसको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ब्रोमीन के होंगे। उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, मेरे बच्चों में इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, तो लेट्स से थोड़ा मेहनत का काम है यार, मैं मानता हूँ। CH3Br इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 12 प्लस 3 प्लस 80, ये हो जाएगा कितना, 90 प्लस 5, 95, 95। ठीक है, ये कितना होता है बेटा, कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 NBr2। तो कार्बन 6, 12 × 6 72, प्लस 5 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 80 × 2 160, 12 6 72, 72 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, 77। 72 प्लस 5 कितना होता है, 77। और 77 प्लस 14 प्लस 160, ये हो जाएगा बेटा आपका 7 60, 8 9 10 11, 11 होगा, 11 ये 6 7, 7 7 14 15, 251, 251 आएगा इसका। आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लेना। सो सॉरी अबाउट दैट कि मेरे को ये, माय गुडनेस, सो सॉरी अबाउट दैट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा यार, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं यार, अब ऐसा भी मत बोलना कि सर ये भी आप कैलकुलेट करते, 251। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, C6H 1 2 3 4 5 6, C6H6NBr। तो कार्बन 6 72 प्लस 6 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ये बी आर कितना होगा, 80। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, 78, 76 78, 78 प्लस 14 प्लस 80 कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12, 7 8 9, ये हो जाएगा 172, 172। ये कितना जाएगा बेटा, 172। सो सॉरी अबाउट दैट, 172, 172। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखना, ये बढ़िया सा 0.172 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, और ये देखना इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 172 ही आ रहा है। तो मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ, मतलब इसको सॉल्व करके देखता हूँ मैच कर रहा है कि नहीं। जस्ट इमेजिन करना, ठीक है, क्योंकि बेटर था ना यार, मेरे को डेटा ही मिल रहा था वो 0.172 और मॉलिक्यूलर वेट भी 172, तो ये कट कुट आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा बेटा जो मैंने आपको ये सिखाया। अगर इसका एक मोल है, 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 मोल C6H6NBr, ठीक है,
ये कितना मोल कैरी करता है Br का? 1 मोल ऑफ Br कैरी करता है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। तो x मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड x मोल ऑफ Br कंटेन करेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मोल्स ऑफ दिस, मोल्स निकालने हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो इसका मास कितना दिया हुआ है बेटा? इसका मास कितना दिया हुआ है? 0.172। इसका मास दिया हुआ है 0.172। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 172। आंसर शुड बी 10 टू द पावर माइनस 3, राइट? इतने मोल्स होंगे। अगर इसका एक मोल Br के भी कितने मोल करता है? x मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स x मोल ऑफ Br। इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल Br करता है। x मोल भी x मोल करेगा। 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स कितना करेगा बेटा? 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ Br। तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ Br ये होगा। ठीक है, इसके एक मोल में इसका Br का भी एक मोल होता है। तो 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ Br। अगर इसके मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूं, ये वाला पार्ट बेटा, इससे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.08 आ रही है? तो यस, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? मास, दैट इज इक्वल टू 0.08। तो ये तो बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है बोल के ये आंसर होगा आपका। मैं जानता हूँ कि मैंने इसको शॉर्ट वे पे कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट मेरे को तो यही आता था तरीका। आप यार कुछ क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा तो है ही, बट एक हिंट था 0.172 था तो 170 से कट रहा था। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ इट। मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश की जो कि नॉर्मली अपन पढ़ते नहीं हैं, जो हमसे मिस हो जाती है, राइट? और ये सारे PYQs थे, ऐसे नहीं थे कि मैंने अभी के रिसेंट के PYQs आप बना ही रखते, तो मैं थोड़े पुराने गया, मैं 2017, 18, 19, 20 यहाँ पे गया, यहाँ से कुछ PYQs उठा के लाया आपके लिए। होपफुली आपको ये वैल्यूएबल लगा होगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की हुई है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए।